दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग यूपी आरबी यूएनएल टीजी 2 के पेपर को सॉल्व करेंगे। ये पेपर 21 दिसंबर 2022 सेकंड शिफ्ट का पेपर है। तो आज हम लोग पार्ट नंबर 2 करेंगे। पार्ट नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 26 के आगे से करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी सभी लोग इसे लाइक व शेयर भी करें। चलिए आज का पहला क्वेश्चन 26 है। ए बीजेटी के तीन टर्मिनलों को नामित किया जाता है। जैसे बीजेटी है बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बोलते हैं इसको। तो इसके जो तीनों टर्मिनल होते हैं एमिटर बेस कलेक्टर के नाम से कहा जाता है। इसका जो नाम है पहला एमिटर होगा, दूसरा बेस होगा, तीसरा कलेक्टर होगा। देखिए जैसे मान लीजिए जो ट्रांजिस्टर बनाया जाता है बीजेटी बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर को कैसे बनाया जाता है, कुछ इस तरीके से डिजाइन किया जाता है। ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये कुछ इस तरीके बनता है। ये बीजेटी का सिंबल है। अब देखिए ये जो है पीएनपी टाइप का है, इसका जो सिंबल है पीएनपी टाइप का। जैसे मान लीजिए ये एरो अगर अंदर की तरफ है तो पीएनपी टाइप का होगा, अगर बाहर की तरफ है तो एनपीएन टाइप का होगा। अब देखिए जो जिसमें ये एरो का चिन्ह बना होता है उसको एमिटर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एमिटर बोलेंगे। एक मिनट, जिसमें ये सिंबल बना हुआ है उसको क्या बोलेंगे? एमिटर बोलते हैं। हाँ, एमिटर बोला जाता है। और जो ऊपर है उसको कलेक्टर बोलेंगे, और जो यहाँ बीच में लगा हुआ है इसको हम बेस बोलते हैं। एमिटर बेस कलेक्टर, ये तीन नाम होंगे, इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है ए वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है? निम्नलिखित प्रतीक का अर्थ है। ये एक सिंबल बनाया गया है, इसका मतलब क्या है? देखिए ये सिंबल जो होता है ये सिटी का है। सिटी का क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई एक ये कॉइल है सिटी का, और इसमें से एक वायर अंदर से बाहर निकाल लिया जाता है। इसमें से हाई रेटिंग की करंट फ्लो होगी तो यह 5 एम्पियर के आसपास में करंट कन्वर्ट कर देता है, यह 5 एम्पियर में बदल देता है। तो यहाँ पे देखिए डबल लाइन बनाई गई है। यहाँ देखिए ये डबल लाइन बनी है, इसका मतलब इसमें दो वायर लगा हुआ है, इसमें दो प्राइमरी वाइंडिंग के साथ में सीटी लगाई गई है। तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है ये बी वाला होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण समाकलनीय इंटीग्रेटिंग टाइप के बोलते हैं? समाकलनी प्रकार का उपकरण है। इस प्रकार के उपकरण को बोलते हैं ऊर्जा मीटर या एनर्जी मीटर बोला जाता है। इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है ए वाला होगा। समाकलनिक मतलब कि जो एनर्जी आ रही है उसको सारी एनर्जी को ऐड करता जाता है, यह एनर्जी मीटर में पाया जाता है। और जो धारा मापी है ये क्या है? इंस्टेंट वैल्यू को मेजर करता है। ओम मीटर यह एक रेजिस्टेंस को मेजर करता है, और वोल्ट मापी ये भी इंस्टेंट वैल्यू को मेजर करता है। इंस्टेंट वैल्यू जो तुरंत में चल रहा है उसी वैल्यू को शो करता है, इसमें टाइम वगैरह से कोई मतलब नहीं होता है। चलिए अगला वैल्यू देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में दिक परिवर्तन यानी कि कम्यूटेशन से गुजरने वाली कुंडली कॉइल में स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल का उत्पादन, यहाँ डैश दिया है, कहलाता है। अब देखिए जो स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पादन करता है उसमें कम्यूटेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें जैसे कोई कॉइल है उसमें कॉइल में करंट का डायरेक्शन रिवर्स होता रहता है। तो इस तरीके जो वोल्टेज होता है उस वोल्टेज को हम प्रतिघात वोल्टेज या रिएक्टेंस वोल्टेज के नाम से जानते हैं। यह जैसे डीसी मोटर के यह कम्यूटेटर पर यह प्रोसेस होती है। तो इसका जो सही ऑप्शन है ये सी वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है? यह IC 723 क्या है? तो यह एक आईसी का मॉडल है। इस मॉडल के नेम को बोलते हैं वोल्टेज नियामक या वोल्टेज रेगुलेटर बोलते हैं। वोल्टेज रेगुलेटर का काम क्या है कि इसमें इनपुट वोल्टेज को हम वेरिएबल वोल्टेज देते हैं तो यह कांस्टेंट वोल्टेज देता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है ये बी वाला होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में नीचे दिया गया कौन सा व्यंजक किसी चालक में अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल को दर्शाता है। देखिए कि जैसे मान लीजिए जनरेटर है, डीसी अगर जनरेटर की अगर हम बात करें तो उसमें जो अधिकतम वोल्टेज के लिए जो फार्मूला होता है E इक्वल टू VBL साइन थीटा होता है, साइन थीटा। अगर थीटा साइन थीटा अगर नहीं दिया गया है, इसका मतलब यहाँ 90 डिग्री रखा गया है। VBL अगर यहाँ 90 रखेंगे तो साइन की वैल्यू हो जाएगी 1, यानी कि 1 को वैल्यू इसको अगर नहीं रखा गया तो यानी कि 1 ही इसको हम मानेंगे, 1 से मल्टीप्लाई किया गया इसका मतलब। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर E मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त होगा। अगर मान लीजिए साइन की वैल्यू कुछ अगर हम कम रखेंगे तो यहाँ पर जनरेट होने वाला वोल्टेज मैक्सिमम वैल्यू से वो कम होगा। तो इस तरीके जो है यहाँ पे देखेंगे VBL है तो ये सबसे मैक्सिमम वोल्टेज को जनरेट करने को ये इंडिकेट करता है। और यहाँ अगर कास थीटा रखेंगे, अगर इसमें 90 रखेंगे तो 90 इसमें रख देंगे तो इसमें 0 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ का वोल्टेज 0 हो जाएगा। और 10 अगर रखेंगे तो 10 में भी जो है ये कम वैल्यू मिलेगी। अगर 90 रखते हैं तो 90 में ये इसकी भी वैल्यू इनडिजायरेबल है, इसको नहीं यूज किया जाता है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है डी वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में SCR एक यहाँ डैश दिया है। SCR एक करंट ट्रिगर डिवाइस है, यानी कि करंट के बेस पर इसको ट्रिगर किया जाता है, यानी कि अगर इसको अगर फायरिंग करना होता है तो इसको ट्रिगर किया जाता है तब यह ऑपरेट होता है, इसलिए करंट ट्रिगर डिवाइस के अंतर्गत रखा जाता है इसको। अब देखिए इसका सिंबल बना देते हैं, इसको आपको थोड़ा और डीपली समझा देते हैं। तो जैसे देखिए SCR का जो सिंबल होता है कुछ इस तरीके होता है। देखिए ये डायोड जैसा होगा सिंबल इसका, और इसके साथ में एक और बाहर से टर्मिनल लगा होता है। ये एनोड होगा और ये कैथोड होता है और ये गेट होता है। अब गेट को अगर हम पॉजिटिव सप्लाई देते हैं, इसको हम पॉजिटिव सप्लाई देते हैं तो इसमें क्या है कि इसमें जब करंट जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे वैसे यह ट्रिगर कर जाता है, और जब एक बार ट्रिगर कर जाता है तो इसको हम हटा लेने पर भी यह कंटिन्यू टर्न ऑन रहता है। यानी कि गेट पर जैसे हम करंट के वैल्यू को इंक्रीज करते हैं वैसे यह टर्न ऑन हो जाता है, और गेट की वैल्यू अगर टर्न ऑन होने के बाद हटा लेंगे तो यह गेट के कंट्रोल में नहीं रहता है। इसे करंट ट्रिगर डिवाइस कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ एरर इन मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। तो जैसे जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट टाइप होते हैं इसमें जो सोर्स एरर का सोर्स होता है, एरर जो जिस कारण से उत्पन्न होती है वो क्यों होती है, तो उसमें फ्रिक्वेंसी की वजह से होती है। जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ाने से उसमें क्या है कि एक्सेल की वैल्यू चेंज हो जाती है, या एक्सेल की वैल्यू, या ये बोल सकते हैं जेड की वैल्यू वेरी कर जाता है, जिसकी वजह से इसके अंदर एरर क्रिएट होता है। इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है वो डी वाला फ्रिक्वेंसी। इसमें जो एरर का सोर्स है वो फ्रिक्वेंसी की वजह से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है, स्विचन रेगुलेटर में सीरीज स्विच हमेशा ये डैश दिया है में प्रचालित होता है। यहाँ जो प्रचालित होता है यह कट ऑफ या सेचुरेशन क्षेत्र में किया जाता है। अगर मान लीजिए कोई ट्रांजिस्टर है, इसको अगर कट ऑफ में करते हैं तो यह ऑफ स्विच जैसा काम करेगा। ये ऑफ स्विच जैसा काम करेगा, और यदि इसको सेचुरेशन मोड में करते हैं तो ये ऑन स्विच में काम करेगा, ऑन स्विच जैसा काम करेगा। तो चलिए और आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, यानी कि यह देखिए यह ट्रांजिस्टर को जब हम इसको सीरीज स्विच हमेशा में प्रचालित होता है कट ऑफ या सेचुरेशन, यानी कि या तो ऑफ होगा या तो ऑन कंडीशन होगा, या तो ऑफ होगा या तो ऑन होगा। कट ऑफ में ऑन होगा, सेचुरेशन में ऑन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35।
क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है, वार्ड लियोनार्ड प्रणाली के लिए निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य ज्ञात कीजिए। यानी कि वार्ड लियोनार्ड प्रणाली में कौन सा इसमें कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। तो जैसे देखिए इसमें दो ऑप्शन दिया गया है, चाल को मोटर के घूर्णन की केवल एक दिशा में नियंत्रित किया जा सकता है। देखिए ये जो वार्ड लियोनार्ड मेथड है इसमें दोनों डायरेक्शन में, अगर हम क्लॉकवाइज में चाहे कंट्रोल कर सकते हैं चाहे एंटी क्लॉकवाइज, दोनों डायरेक्शन में। तो इसमें केवल एक डायरेक्शन की बात किया है, इसलिए पहला वाला जो ऑप्शन है इसको हम गलत असत्य मानेंगे। तो पहला वाला असत्य देखिए किसमें है, एक इसमें है ये पहला वाला ऑप्शन, दूसरा इसमें है, और यानी कि ये वाला ऑप्शन हम गलत काट देंगे और ये वाला। अब इसमें सेकंड वाला देखिए क्या है, इसमें अंतर्निहित पुनर्योजी अवरोधन का गुण होता है, ये सत्य होता है। तो इसमें जो ऑप्शन है सेकंड वाला सत्य होगा, तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है ये बी वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है, एक डीसी जनरेटर के लिए वाह लक्षण मतलब एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ डैश दिया है के बीच को प्रदर्शित करता है, यानी कि डीसी जनरेटर है उसके एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स को ड्रा किया जाता है। तो वो क्या कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, देखिए एक एक्स लाइन होती है, दूसरा वाई लाइन होती है। एक्स लाइन पर ये आई ए और दूसरा जो है यहाँ पर वी टर्मिनल वोल्टेज, इसको हम वीटी बोल सकते हैं। आई ए और टर्मिनल वोल्टेज के बीच में जो ग्राफ ड्रा किया जाता है उसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनल वोल्टेज, और इसको एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स बोलेंगे। तो इसका जो सही ऑप्शन है, टर्मिनल वोल्टेज और लोड करंट के बीच में जो ग्राफ ड्रा किया जाता है उसको एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स या वाह अभिलक्षण बोला जाएगा। इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है डी वाला। अगर आर्मेचर वोल्टेज और टर्मिनल वोल्टेज के बीच में अगर ड्रा किया जाता है उसको इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स बोला जाता है, या अंतः लक्षण बोल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर के संबंध में निम्नलिखित कथनों के सत्य असत्य होने की पहचान कीजिए। यहाँ पर देखिए कुछ कथन दिया है, उसमें सत्य कौन सा है कौन सा असत्य है, इसी को हमें पहचान करना है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर के बारे में। तो देखिए इसमें जो पहला ऑप्शन दिया है, ऑप्शन इसमें दो दिया है, इसका शक्ति गुणक निम्न होता है। बिल्कुल इसका शक्ति गुणक निम्न होता है, ऐसा इसलिए कि इसके साथ में जैसे जब मोटर स्टार्ट करने के लिए इसमें एक ऑटो ट्रांसफार्मर को जोड़ दिया जाता है वोल्टेज को रिड्यूस करने के लिए। जब कभी किसी सर्किट में अगर मैग्नेटिक सर्किट जोड़ दिया जाता है तो उसका cos फाई जो है पावर फैक्टर थोड़ा घट जाता है। पहला वाला सही है, निम्न होता है। और दूसरा ऑप्शन क्या है, यह आपूर्ति धारा का उच्चतम बलाघूर्ण प्रति एम्पियर प्रदान करता है, और इससे जो है अधिकतम बलाघूर्ण प्रति एम्पियर प्रदान करता है, ये भी सही है। तो इसलिए इसमें दोनों ऑप्शन जो है सत्य हैं, तो इसका जो सही ऑप्शन है सत्य यानी कि डी वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट ट्रेवलिंग वेव कैन बी ऑब्टेन्ड विथ द हेल्प ऑफ। जो ट्रेवलिंग वेव को प्रोटेक्शन करता है वो किसकी हेल्प से हम प्रोटेक्ट करते हैं, तो ये जो प्रोटेक्ट किया जाता है वो सर्ज डाइवर्टर की वजह से, सर्ज डाइवर्टर से करते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है डी वाला। सर्ज डाइवर्टर क्या होता है, जैसे मान लीजिए देखिए कोई ट्रांसमिशन लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन को अगर मान लीजिए यहाँ से पावर सिस्टम में जा रहा है, सब स्टेशन पे जा रहा है, तो सब स्टेशन में एंटर करने से पहले ही यहाँ पर सर्ज डाइवर्टर लगा दिया जाता है। अगर मान लीजिए किसी कारण से कोई ट्रेवलिंग वेव आती है, जैसे लाइटनिंग आती है यानी बादलों की बिजली इसमें आती है, कोई इंटीजरेबल हाई वोल्टेज की कोई फ्रिक्वेंसी क्रिएट होती है, तो ऐसे वेव को यह डाइवर्ट करके यह ग्राउंड कर देता है। तो इस तरीके जिसे हम लाइटनिंग अरेस्टर के नाम से, और एक डिवाइस होता है लाइटिंग अरेस्टर, ये सर्ज डाइवर्टर ये इसी के काम में करते हैं, इसी काम को करते हैं। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन डी वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 39, which of the following is not a valid advantage of DC ओवर AC ओवर DC? इसमें से कौन सा AC का लाभ नहीं है वो DC के मुकाबले? ये DC का मुकाबले AC का लाभ नहीं है, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन निगेटिव पूछ रहा है, कौन सा गलत है। तो इसमें देखिए हम निगेटिव ढूंढने के लिए क्या करेंगे, स्किन इफेक्ट्स, स्किन इफेक्ट इज absent, नहीं ये तो ये गलत है, ये ऑप्शन गलत है, यानी कि यह गलत है लेकिन नॉट वैलिड यहाँ कह रहा है, तो यह वैलिड नहीं है एसी सर्किट के लिए। एसी सर्किट में स्किन इफेक्ट होता है, यहाँ नॉट वैलिड यानी कि निगेटिव पूछ रहा है, इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है वो बी वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा चेतावनी कॉशनरी साइन का एक उदाहरण है? कॉशनरी साइन का जो उदाहरण है, पैदल पाथ पर जो आदमी जैसे किसी चौराहे पर क्रॉस करता है, जो लाइन पट्टी पट्टी बनी होती है कुछ इस तरीके ऐसे क्रॉस होने के लिए, तो इसको पैदल पार पथ कहते हैं, तो इसको कॉशनरी साइन बोल लेते हैं, इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है इसको सी नाम से सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन 41 में क्या है, शुष्क सेल में क्रमशः धनात्मक इलेक्ट्रोड यहाँ डैश दिया हुआ है, धनात्मक इलेक्ट्रोड डैश से बना होता है, यानी धनात्मक इलेक्ट्रोड को बताना है यहाँ पर, और ऋणात्मक इलेक्ट्रोड से बना होता है। तो देखिए अगर मान लीजिए ड्राई सेल के अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके इसका डिजाइन होता है, इसमें एक कार्बन की राड डाली जाती है, एक कार्बन की राड डालते हैं, और ये है बाहर वाली प्लेट होता है जिंक की होता है, और ये जो होता है ये कार्बन की होता है। तो ये पॉजिटिव प्लेट होती है और ये निगेटिव होती है, ये निगेटिव होती है। तो देखिए यहाँ पे कार्बन जो है पॉजिटिव प्लेट है और जिंक निगेटिव प्लेट है, इसलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा डी वाला होगा। क्वेश्चन नंबर 42 42 में क्या है, फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ ए हाफ वेव रेक्टिफायर साइन वेव इफ द आरएमएस वोल्टेज फॉर ए सेम इज 157 वोल्ट। यहाँ पर यह कह रहा है कि देखिए हम हाफ वेव रेक्टिफायर के, अगर हम इसमें कह रहा है हाफ वेव रेक्टिफायर, इसमें क्या करना है कि इसमें जो हाफ वेव रेक्टिफायर है इसका जो आरएमएस वैल्यू है वी आरएमएस वैल्यू है 157 है, V57 है। अब हमें क्या करना है, वी एवरेज वैल्यू को निकालना है, वी एवरेज वैल्यू को निकालना है, तो ये इसके इक्वल में क्या होगा यही पूछा जा रहा है। देखिए आरएमएस वैल्यू को हम सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इसमें कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, वीएम एक फार्मूला होता है, वीएम इक्वल टू 2 इंटू वी आरएमएस, 2 आरएमएस, तो 157 यानी कि 2 मल्टीप्लाई 157 करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10 1 11, 314 आएगा, इसका वैल्यू 314, वीएम की वैल्यू 314 आ रहा है। अब वी एवरेज की वैल्यू निकालने के लिए वी एवरेज इक्वल टू होगा वीएम अपान पाई होता है, वीएम डिवाइड बाई पाई होगा। वीएम की वैल्यू हम 314 निकाले हैं, 314 डिवाइड बाई पाई की वैल्यू रख देंगे, पाई की वैल्यू 3.14 होता है, 3.14। अब इसको कट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 100 वोल्ट। इसका जो सही ऑप्शन है वो सी वाला सही होगा, सी वाला ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या है, सर्किट आरेख में निम्नलिखित प्रतीक का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। तो इसमें देखिए सर्किट आरेख में निम्नलिखित प्रतीक का उपयोग के लिए किया जाता है, तो इसमें देखिए किसके उपयोग के लिए किया जाता है, तो इसमें देखेंगे 1 वे 2 पोल स्विच कहेंगे, इसको 1 वे 2 पोल स्विच कहते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है ये ए वाला।
इसको कैसे कहेंगे? देखिए इसमें क्या है, वन वे का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए यहाँ से सर्किट इनपुट पे आ रही है वोल्ट कुछ सप्लाई, आउटपुट से भी सेम उसी से पास कर देंगे। जब ऑन करेंगे तो पास होगी, ऑफ कर देंगे तो ब्रेक हो जाएगी। अब टू वे का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए यहाँ से हम सप्लाई, मान लीजिए वन वे का हम बता रहे हैं सिंगल पोल के लिए। अगर सपोज कर लीजिए यहाँ से ये सप्लाई आ रही है, यहाँ से सप्लाई आ रही है और यहाँ से एक स्विच लगाई गई है, इसकी दो कंडीशन होगी। अगर हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे तो इसमें से वही फेज जाएगा, जब इसके साथ में कनेक्ट कर देंगे तो है इसमें। तो इसको हम कहेंगे सिंगल पोल डबल थ्रो या टू वे स्विच बोल सकते हैं इसको, टू वे स्विच बोलेंगे। अगर सिर्फ इस तरीके जो नॉर्मल स्विच देखते हैं तो ये सिंगल पोल सिंगल थ्रो हम बोल सकते हैं, या वन वे स्विच बोलेंगे, सिंगल पोल वन वे स्विच बोलेंगे। अगर ये है तो टू वे स्विच, इसको हम बोलेंगे टू वे स्विच, और इसको सिंगल वे स्विच, और इसको टू पोल सिंगल वे स्विच बोलेंगे, वन वे टू पोल स्विच बोलेंगे। यानी कि जैसे इसमें पोल की संख्या अगर बढ़ जाएगा, इसको ये पोल, इसको पोल बोलेंगे। यानी कि ये अब कौन सा हो गया, टू पोल मोटर हो गई, स्विच हो गई। तो इस तरीके इसको हम आंसर दे सकते हैं। इसका सही ऑप्शन ए वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, इन केस ऑफ डेनमोमीटर टाइप वाटमीटर। डेनमोमीटर टाइप में कौन सा ऑप्शन गलत है? इसमें जो गलत है, लो पावर कंजप्शन। वाटमीटर से क्या है कि थोड़ा इसमें पावर का कंजप्शन कुछ ज़्यादा होता है, तो इसमें जो लो लिखा है ये गलत है। इसका जो सही ऑप्शन है, इसको हम निगेटिव पूछ रहे हैं तो ये बी वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। 45 में निम्नलिखित में से कौन सा केज मोटर को चालू करने का मान्य तरीका नहीं है? केज मोटर, वही स्क्विरल केज मोटर। स्क्विरल केज मोटर को ऑन करने का जो तरीका नहीं होता है, इसको हम देखिए कौन सा नहीं है। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर की हेल्प से स्टार्ट करते हैं, स्टार डेल्टा स्टार्टर। स्टार डेल्टा का मतलब होता है जब हम इसको मोटर को ऑन करेंगे तो पहले इसको इफेक्टिव वोल्टेज 57% देता है, उसके बाद जैसे हम डेल्टा में कन्वर्ट करते हैं तो यह वोल्टेज रेटेड वोल्टेज देना शुरू कर देता है। यानी कि पहले हम वाइंडिंग को स्टार में कनेक्ट करेंगे, उसके बाद ही डेल्टा में। ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर जैसे बहुत बड़ी मोटरें होती हैं, तो उसमें हम अलग अलग टेपिंग की हेल्प से पहले वोल्टेज को लो करते हैं, फिर हाई करते हैं। यहाँ पर डेल्टा स्टार दिया है, डेल्टा स्टार्ट स्टार्टर। इस तरीके के नाम की कोई स्टार्टर नहीं होता है। अगर डेल्टा में अगर कोई मोटर कनेक्ट की जाएगी तो इसका मतलब हाई रेटेड वोल्टेज स्टार्टिंग में ही दे दिया गया है, यानी कि यह DOL का जैसा बिहेव करेगा, और बाद में हम स्टार में हम नहीं कनेक्ट कर सकते हैं। इसलिए अगर स्टार में कनेक्ट करते हैं तो इसका रजिस्टेंस थोड़ा हाई हो जाता है और इसके अंदर लॉसेज कंटिन्यू होता रहेगा। इसलिए इस तरीके की कोई स्टार्टर नहीं होता। इसका जो सही ऑप्शन है वो डी वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है। क्वेश्चन नंबर 46 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रदीपन का स्तर अधिकतम होना चाहिए? यानी कि अगर कोई बारीक काम होता है जहाँ पर, वहाँ पर सबसे हाई जो है इल्यूमिनेशन की जरूरत होती है, अधिकतम रोशनी की जरूरत पड़ती है, और यह प्लेस होता है ऑपरेशन थिएटर के अंदर। ऑपरेशन थिएटर के अंदर काफ़ी हाई लाइट की ज़रूरत होती है ताकि हम आसानी से उसको देख सकें, बारीक चीज़ों को। तो इसका जो सही ऑप्शन है सी वाला होगा। सोने का कमरा नॉर्मल होगा। कक्षा भी जो है लगभग 200 के आसपास में होता है। भोजन कक्ष में लगभग इसको भी कम रखा जाता है। तो सोने के कमरे में भी वही 100 के आसपास में, भोजन कक्ष में भी लगभग वही 200, 150-200 के आसपास में। तो ऑपरेशन में लगभग 2000 के आसपास में रखते हैं, 2000 के आसपास में रखते हैं। तो इसका सही ऑप्शन सी वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या है कि कौन सा व्यंजक एक संतुलित स्टार या डेल्टा कनेक्शन लोड में खपत की गई बिजली को दर्शाता है? यानी कि इसमें कुछ फार्मूला दिया हुआ है, तो इसमें से कौन से स्टार और डेल्टा दोनों के लिए एक ही फार्मूला यूज करते हैं? तो देखिए फार्मूला जो यूज किया जाता है पावर के लिए, P इक्वल टू होता है √3 VL IL cos फाई। ये दोनों के लिए, स्टार हो चाहे डेल्टा हो, दोनों के लिए हम इसी फार्मूले के यूज कर सकते हैं। अब इस फार्मूले के अलावा दूसरा अगर फार्मूला इस तरीके भी हम यूज कर सकते हैं, 3VP फेज वोल्टेज रखेंगे, 3VP IP मल्टीप्लाई cos फाई। तो
तो ये भी वही सेम फार्मूला है। इसको हम फेज वोल्टेज के बेस पे रखेंगे, इसको लाइन वोल्टेज के बेस पे रखा जा रहा है। तो दोनों में से किसी फार्मूले को हम स्टार हो चाहे डेल्टा, दोनों कंडीशन में हम एक ही फार्मूले को यूज कर सकते हैं। इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है, इसका सही ऑप्शन ये ए वाला होगा, ये वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या है, निगेटिव गेट सिग्नल के उपयोग से निम्नलिखित में से किस डिवाइस को बंद किया जा सकता है। यहाँ देखिए ये जो GTO होता है गेट टर्न ऑफ है, गेट टर्न ऑफ जो डिवाइस होती है GTO SCR सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, GTO गेट टर्न ऑफ डिवाइस। ये गेट टर्न ऑफ डिवाइस में क्या है कि अगर हम इसके गेट पर नेगेटिव पल्स देते हैं तो यह टर्न ऑफ कंडीशन में आ जाता है। तो इसलिए इसको नेगेटिव टर्मिनल देकर, नेगेटिव वोल्टेज दे करके या सिग्नल दे करके इसको टर्न ऑफ कर सकते हैं। इसका जो सही ऑप्शन है ए वाला होगा, GTO। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में द रेशियो ऑफ मीन स्फेरिकल कैंडल पावर टू मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर इज कॉल्ड। इसको बोलते हैं, इन दोनों के रेशियो को बोलते हैं रिडक्शन फैक्टर बोला जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो सी वाला सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में किसी भी परमाणु के सेल यानी कि के सेल में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या डैश क्या होती है। देखिए जैसे मान लीजिए कोई परमाणु है, एटम है, उसको एक डिवाइड करने का एक रूल होता है। ये कुछ इस तरीके ऑर्बिट होते हैं और ऑर्बिट के अलग अलग नाम रखे गए हैं। पहले ऑर्बिट को हम रखेंगे के रखेंगे और दूसरे को L M। अब देखिए के का जो रूल होता है, इसका के में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रख सकते हैं, तो इसको बोलते हैं 2n²। के जो है पहले नंबर पे है, इसलिए 2 × 1 का स्क्वायर इक्वल टू इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। तो जो के कक्षक में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें देखिए के को हम 1 बोलेंगे, इसको 2 बोलेंगे, इसको 3। इस तरीके इस फार्मूले में टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम आसानी से इससे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या इक्वल टू 2n²। जिस कक्षक के लिए पूछ रहा है उसी के लिए ये हम n की वैल्यू उतने नंबर रख देंगे। तो इसके अकॉर्डिंग इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होगी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो बस आज इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।